हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आज टुडे वी विल डिस्कस मेटल एंड नॉन मेटल के केमिकल रिएक्शन पर हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट हैपन व्हेन, क्या होता है जबकि। फर्स्ट है मेटल आर बर्न इन एयर। जब मेटल को वो एयर में बर्न करते हैं तो क्या होता है। तो आप देखें, मेटल को जब एयर में बर्न किया जाता है तो मेटल का ऑक्साइड बनता है। फॉर एग्जांपल एल्युमिनियम का जब बर्न किया गया तो क्या बना, एल्युमिनियम का ऑक्साइड बना। कॉपर को बर्न किया गया तो क्या बना, कॉपर का ऑक्साइड बना। सेकंड है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब हम चर्चा करेंगे किसकी, एम्फोटेरिक ऑक्साइड की। क्या है एम्फोटेरिक ऑक्साइड? मेटल ऑक्साइड व्हिच रिएक्ट विद बोथ एसिड एज वेल एज बेस टू प्रोडक्ट साल्ट एंड वाटर आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। फॉर एग्जाम्पल है एल्युमिनियम का ऑक्साइड है और जिंक का ऑक्साइड है। आप देखें, एल्युमिनियम का ऑक्साइड एसिड से क्रिया करता है तो एल्युमिनियम क्लोराइड बनाता है। एल्युमिनियम का ऑक्साइड बेस से क्रिया करता है तो सोडियम मेटा एल्युमिनेट बनाता है। तो ऐसे मेटल के ऑक्साइड जो एसिड बेस दोनों से रिएक्ट करें, ऐसे ऑक्साइड को हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। मोस्ट मेटल ऑक्साइड आर इनसॉल्युबल इन वाटर। मोस्टली ये देखा गया है जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, बट सम ऑफ दीज डिजॉल्व इन वाटर। कुछ जो होते हैं वो वाटर में डिजॉल्व होते हैं टू फॉर्म एल्कली। जैसे आप देखें, सोडियम का ऑक्साइड है, पोटेशियम का ऑक्साइड है। सोडियम का ऑक्साइड जल के साथ जल में वाटर में डिजॉल्व होता है, सोडियम का हाइड्रोक्साइड बनाता है। पोटेशियम का ऑक्साइड है, वाटर में डिजॉल्व होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। सेकंड है अब आपका व्हाट हैपन के अंतर्गत कि मेटल रिएक्ट विद वाटर। जब मेटल वाटर से रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, तो देखें पोटेशियम है, सॉलिड स्टेट में है, वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस पास करती है और क्या बनता है, एनर्जी को रिलीज करती है। इसी तरह सोडियम भी होता है, वाटर के साथ जब रिएक्ट करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है और एनर्जी को रिलीज करती है। नोट, एल्युमिनियम, आयरन, जिंक डू नॉट रिएक्ट आइदर विद कोल्ड और हॉट वाटर। एल्युमिनियम, आयरन, जिंक ऐसे मेटल होते हैं जो ना तो कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं ना हॉट वाटर से रिएक्ट करते हैं, बट दे रिएक्ट विद स्टीम टू फॉर्म द मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। आप देखें, ये जो हैं एल्युमिनियम, आयरन, जिंक जो होते हैं ये ना कोल्ड से करते हैं ना हॉट से करते हैं, बल्कि किससे रिएक्ट करते हैं, स्टीम से रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, मेटल के ऑक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस पास करते हैं। और ये कोल्ड और हॉट वाटर से रिएक्ट नहीं करते हैं, करते किससे हैं, वेपर से करते हैं। तो दिमाग में ये आना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। तो सबसे पहले ये हम कह सकते हैं कि ये मेटल्स जो होते हैं मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं है और लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं है, ये मीडियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। इनकी रिएक्टिविटी जो होती है ना तो बहुत ज़्यादा होती है ना तो बहुत ही कम होती है। और ये क्या करते हैं, जब वेपर कंडीशन में वाटर के मॉलिक्यूल्स इनके कांटेक्ट में आते हैं तो क्या होता है कि उनके बॉन्ड टूट जाते हैं। वाटर के बॉन्ड जब इनके संपर्क में आते हैं तो बॉन्ड ब्रेक होते हैं और वो हाइड्रोजन के रूप में अलग होकर हाइड्रोजन गैस बना लेते हैं और ऑक्साइड जो होता है एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट करके एल्युमिनियम का ऑक्साइड बनाता है या आयरन का ऑक्साइड बना लेता है, हाइड्रोजन गैस को पास करता है। देखें, नोट अगला है सेकंड इसका, लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड जो होते हैं वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। ये चीज़ें आपको लर्न होनी चाहिए। अब हम थर्ड केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं, मेटल्स रिएक्ट विद एसिड। देखें,
मेटल जब एसिड से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, कोई भी जब मेटल एसिड से रिएक्ट करेगा बेटा तो साल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस पास करेगा। पहला है रिएक्ट एक्सप्लोसिव विद डाइल्यूट एसिड लिबरेटिंग हाइड्रोजन। सोडियम एसिड से क्रिया करता है, साल्ट बनाता है, हाइड्रोजन गैस पास करता है। पोटेशियम क्या करता है, डाइल्यूट HCl से क्रिया करके पोटेशियम क्लोराइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस पास करता है। ये एक्सप्लोसिव मतलब बहुत तेज रिएक्ट होते हैं ये। सेकंड है कि कैल्शियम रिएक्ट लेस, सेकंड है बेटा कैल्शियम रिएक्ट लेस विगरसली, मतलब कैल्शियम जो होता है एसिड के साथ बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन जब रिएक्ट करता है तो ही ये हाइड्रोजन गैस बनाता है और साल्ट प्रोड्यूस करता है। इसी तरह मैग्नीशियम रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड लेस विगरसली लिबरेटिंग हाइड्रोजन। मैग्नीशियम भी एसिड के साथ क्रिया करेगा, साल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। एल्युमिनियम ड्यू टू ग्रेट एफिनिटी टुवार्ड्स ऑक्सीजन ए कोटिंग ऑफ ऑक्साइड इज फॉर्म which does not allow any further reaction with acid। एल्युमिनियम जो होता है ये बेटा हम कह सकते हैं कि एल्युमिनियम की ग्रेट एफिनिटी के कारण जो होता है ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बेटा एल्युमिनियम का ऑक्साइड बन जाता है। मतलब एल्युमिनियम की ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है और एल्युमिनियम ऑक्साइड की लेयर बनने की वजह से एल्युमिनियम जो होता है वो एसिड से रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, ये एक्सेप्शन केस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कह सकते, अगर आपसे कोई पूछे कि एल्युमिनियम एसिड से रिएक्ट क्यों नहीं करता है तो आप ये कहेंगे कि ड्यू टू ग्रेट एफिनिटी, इसकी ग्रेट एफिनिटी काफ़ी ज़्यादा होती है और ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या करता है उस पर एक लेयर बन जाती है, कोटिंग बन जाती है ऑक्साइड की। एल्युमिनियम पर एक ऑक्साइड की कोटिंग हो जाती है और जिस कारण जो होता है ये एक तरह से इनर्ट हो जाता है और वो फिर उस कंडीशन में एसिड से रिएक्ट नहीं करता है। जिंक जो है एसिड से क्रिया करके जिंक क्लोराइड बनाता है, हाइड्रोजन गैस पास करती है। आयरन एसिड से क्रिया करके यहाँ देखिए फेरस क्लोराइड बनाता है, हाइड्रोजन गैस पास कर रहा है। और लेड जो होता है एसिड से क्रिया करके लेड क्लोराइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस पास करती है। कॉपर, सिल्वर, मरकरी, प्लेटिनम एंड गोल्ड डू नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन ऑन रिएक्शन विद डाइल्यूट और कॉन्क एसिड। ये बेटा कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम जो होते हैं एक तरह से इन्हें हम इनर्ट मेटल्स कहते हैं और ये जब भी रिएक्ट होंगे तो ये अम्लराज से ही रिएक्ट करेंगे। अम्लराज क्या होता है, उसमें बेटा 3 भाग HCl होता है और 1 पार्ट आपका HNO3 होता है, इसे हमें एक्वारिजिया कहते हैं। तो ऐसे मेटल्स कॉपर, सिल्वर, मरकरी, गोल्ड, प्लेटिनम ये सब जो होते हैं डायरेक्ट एसिड से रिएक्ट ना करके बल्कि एक्वारिजिया से ही रिएक्ट करते हैं, अर्थात एक्वारिजिया में ही डिजॉल्व होते हैं। ठीक है, अब हम चर्चा करेंगे मेटल रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल साल्ट। आपने देखा कि एक टेस्ट ट्यूब लिया गया, ये थ्रेड है, ये कॉर्क लगे हैं, ये आयरन नेल है, इसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है जो ब्लू कलर का होता है। मैंने आपको पहले लेसन बताया था कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ब्लू क्यों होता है, क्योंकि कॉपर सल्फेट को अगर हम तोड़ें तो Cu+ में टूटेगा, SO4 में टूटेगा। इस कॉपर आयन के कारण ही कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन क्या होता है, ब्लू होता है। ठीक है, अब आप देखें कि जब इसमें ये आयरन नेल डालते हैं तो यहाँ पे देखिए ये थ्रेड है, कॉर्क है, कॉपर वायर है, ये आयरन सल्फेट सॉल्यूशन है, टेस्ट ट्यूब है। अब आप देखें क्या रिजल्ट आता है इसका। टेस्ट ट्यूब फर्स्ट में आप देखें कि आयरन जो होता है कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करके यहाँ से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। क्यों कर देता है, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आयरन जो होता है वो कॉपर से ऊपर होता है और अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें तो आयरन मोर रिएक्टिव देन कॉपर होता है, तो जिस कारण आयरन जो होता है इसके साल्ट सॉल्यूशन से कॉपर को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है। और आप देखें यहाँ पे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन कैसा था, ब्लू था, और कॉपर यहाँ डिस्प्लेस होने की वजह से इस कारण कैसा आ गया, ग्रीन आ गया, कलर इसका चेंज हो गया। तो हम कह सकते हैं रेड ब्राउन लेयर ऑन नेल आ जाता है। तो जो आपका नेल होता है उस पर रेड ब्राउन का लेयर आ जाता है। और यहाँ हमने लिखा कि मोर रिएक्टिव आयरन देन कॉपर होता है। इन दिस रिएक्शन आयरन हैज़ डिस्प्लेस
कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसे ही हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जब कोई मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स जो होता है किसी लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके साथ सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर दे तो ऐसी क्रिया को, या रिमूव कर दे तो ऐसी क्रिया को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ये आपको लेसन फर्स्ट में इसके बारे में डिस्कस कर दिया गया है। अब हम चर्चा करेंगे हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट्स, कैसे मेटल नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सम एलिमेंट्स की। आप नोबल गैस में देखें, हीलियम है, नियान है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जेनान है, रेडान है, लेकिन हमने कुछ ही नोबल गैस को यहाँ पे लिया है। आप देखें ये न्यूक्लियस है, मान लीजिए हमने कोई एटम बनाया, एटम जो होते हैं सर्कल होते हैं और ये चारों तरफ इनके ऑर्बिट हैं। और आप देखें न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूक्लियस के जो नियरेस्ट आप देखें ऑर्बिटल है, उस ऑर्बिट है उसे के कहते हैं, उसके बाद वाले को एल कहते हैं और उसके बाद वाले को एम कहते हैं, लास्ट वाले क्या कहते हैं, एन कहते हैं। सबसे आउटर मोस्ट सेल को हम क्या कहते हैं, एन कहते हैं। और इसे हम एन इक्वल टू 1 2 3 से भी रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल में कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, 2n स्क्वायर से करते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल में कैसे कैलकुलेट करते हैं, 2n स्क्वायर से करते हैं। n क्या 1 2 3 है। तो आप देखें अगर n इक्वल टू 1 है, इसका मतलब वो के सेल है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। n इक्वल टू 2 है तो एल सेल है, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। n इक्वल टू 3 है तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एम सेल में 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। n इक्वल टू 4 है तो एन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 32 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसका मतलब के में 2, एल में 8, एम में 18, एन में 32 हो गया। ये तो क्लियर हो गया। अब आप देखिए नोबल गैस में हीलियम के पास आउटर मोस्ट में 2 है, नियान में 8 है, 2 8, आर्गन का 2 8 8 और क्रिप्टॉन का 2 8 18 8 होता है। इनके आउटर मोस्ट में हीलियम देखें, हीलियम जो होता है इसका जो करैक्टर होता है वो नोबल गैस की तरह रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इस ग्रुप में इसको प्लेस दिया गया है। और आप देखें कि ये सभी जो होते हैं ऑक्टेट रूल का फॉलो करते हैं, जिस कारण नोबल गैस हैव कम्प्लीटली फिल्ड वैलेंसी सेल सो लिटिल केमिकल एक्टिविटी। इनकी जो वैलेंसी सेल होती है वो फुलफिल्ड होती है, ये ऑक्टेट का पूर्णतः पालन करते हैं, ऑक्टेट में सभी होते हैं, जिस कारण की केमिकल एक्टिविटी जो होती है काफ़ी लो होती है। अब हम चर्चा मेटल की करते हैं। देखें मेटल में क्या है, सोडियम है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, पोटेशियम, कैल्शियम ले लिया गया। यहाँ देखिए के एल में देखें ये 281, मैग्नीशियम के लिए 282, एल्युमिनियम के लिए 283, पोटेशियम के लिए 2881, कैल्शियम के लिए 2882। मेटल के लिए क्या इंपॉर्टेंट है आपको जानना कि आप देखें मेटल है 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट सेल। जो मेटल्स होते हैं उनके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 1 2 3 होते हैं। ठीक है। मेटल फॉर्म पॉजिटिव आयन बाई लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मेटल जो होते हैं जब इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं तो पॉजिटिव आयन बनाते हैं, दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और इसे ही हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस इज़ द वैलेंसी ऑफ द मेटल्स। ये जब भी इलेक्ट्रॉन का लॉस करेंगे तो अपनी बैलेंसी सेल का करेंगे। ये बैलेंसी सबसे आउटर मोस्ट सेल को हम क्या कहते हैं, बैलेंसी सेल कहते हैं। इसी तरह आप देखें नॉन मेटल का है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है। नाइट्रोजन देखें 25, ऑक्सीजन का 26, फ्लोरीन का 27, फास्फोरस का 285, सल्फर का 286, क्लोरीन का 287। इसमें क्या आया नॉन मेटल में, देखें नॉन मेटल के लिए क्या है इंपॉर्टेंसी। आप देखें नॉन मेटल है 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट सेल। जो नॉन मेटल होते हैं उनके आउटर मोस्ट सेल में कितने होते हैं, 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नॉन मेटल्स फ्रॉम नेगेटिव आयन, नॉन मेटल फॉर्म क्या करते हैं, निगेटिव आयन करते हैं। बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ये जो होते हैं नॉन मेटल जो होते हैं निगेटिव आयन को फॉर्म करते हैं। इनमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और इन्हें हम इलेक्ट्रोनेगेटिव कहते हैं। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव कहते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इज द वैलेंसी ऑफ नॉन मेटल्स। इनके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो गेन करें। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन कहाँ करते हैं, इनके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन करते हैं। फॉर एग्जांपल हम समझाने की कोशिश करते हैं मेटल और नॉन मेटल। आपने कहा मेटल नॉन मेटल रिएक्ट कैसे करते हैं। जैसे आप देखिए साल्ट का फार्मेशन करना है आपको, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करना। आप देखें सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, 281।
इसके आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है। एक इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ से क्या किया, रिलीज कर दिया, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को इसने क्या किया, रिलीज कर दिया। तो यहाँ पे देखिए एक इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज किया, इसके पास कितने हो गए, 2 8 हो गए, 2 8 1 था, 1 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज किया, यानी प्लस पास कितने इलेक्ट्रॉन, अभी ऑक्टेट का ये इसके पास आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, अर्थात ये फुलफिल्ड हो गया। दूसरा है आप देखें क्लोरीन है, 17 होता है, 2 8 7, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 7 है। इसने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, 2 8 7 था, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पर इन्हें अपना ऑक्टेट ये पूरा कंप्लीट कर लिया। तो अब ये देखें यहाँ पे सोडियम कैटायन बना रहा है, यहाँ पे क्लोराइड एनायन बना रहा है, ठीक है। अब आप देखें सोडियम के पास आपने देखा कि 2 8 1 था, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना था, 1 था। इसके पास 2 8 7 था, इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना था, 7, 2 4 2 6 1 7 7 था। इसने एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर दिया किसको, क्लोरीन एटम को। यहाँ देखिए अब इसके पास कितना हो गया, 2 8 हो गया, इसके पास कितना हो गया, 2 8 8 हो गया, इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ NaCl, इस तरह NaCl का फॉर्मेशन आ जाता है। और Na और प्लस और Cl माइनस के बीच कौन सा बॉन्ड आ जाता, कौन सा फोर्स आ जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है। ये है नॉन मेटल और मेटल के बीच जो रिएक्शन होता है ये इस तरह होता है। आप दूसरा एग्जांपल लें, जैसे मैग्नीशियम है, 2 8 2, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है। मैग्नीशियम कितना इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन, कितना कैटायन बना रहा है, +2 बना रहा है, तो इसे कहेंगे मैग्नीशियम कैटायन कहेंगे। यहाँ पे देखिए क्लोरीन है, 2 8 7, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना इसका, 7 है। इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, 2 8 7 था, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, मैंने 2 8 8 बनाया, इसे क्या कहेंगे, क्लोराइड आयन कहेंगे, अर्थात एनायन कहते हैं। अब मैग्नीशियम क्या कर रहा है, मैग्नीशियम पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और यहाँ पे क्लोरीन परमाणु 2 हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसको ये देता है मैग्नीशियम, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को देता है। तो यहाँ पर देखें मैग्नीशियम पर +2 चार्ज आ गया और क्लोरीन के पास यहाँ देखें 2 निगेटिव चार्ज आ गया। तो फॉर्मेशन हो गया मैग्नीशियम क्लोराइड का, इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया। इस तरह ये मेटल नॉन मेटल रिएक्ट करके साल्ट कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड की अगर हम बात करें तो सबसे पहले है फिजिकल स्टेट। सबसे पहले हम किसकी चर्चा करेंगे, फिजिकल स्टेट की करेंगे। फिजिकल स्टेट में देखिए आयनिक कंपाउंड आर सॉलिड, आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं बेटा, सॉलिड होते हैं, एंड आर समव्हाट हार्ड, ठीक है, ये हार्ड भी होते हैं, बिकॉज ऑफ द स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है काफ़ी स्ट्रांग होता है बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। आप देखें जो आयनिक कंपाउंड होते हैं इनमें अपोजिट चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव, और इनके बीच लगने वाला स्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है, इस कारण जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो सॉलिड होते हैं। दीज कंपाउंड आर जनरली ब्रिटल एंड ब्रेक इनटू पीस व्हेन प्रेशर इन अप्लाइड। अगर हम इन पर प्रेशर अप्लाइड करें तो ये क्या होंगे, टूट जाएंगे, और ये है करेक्टर जो है वो आयनिक कंपाउंडों में पाया जाता है। सेकंड अगर हम चर्चा करें तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की, आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, दिस इज बिकॉज ये कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रांगली इंटर आयनिक अट्रैक्शन। अब आप देखें कि आपको बताया गया कि आयनिक कंपाउंडों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो काफ़ी स्ट्रांग होता है, उसको तोड़ने के लिए हमको काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर की ज़रूरत पड़ती है। तो उस कंडीशन में जब काफ़ी ज़्यादा एनर्जी हम इनको देते हैं तभी ये ब्रेक होते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखिए NaCl का मेल्टिंग पॉइंट कितना है 1074, बॉइलिंग पॉइंट कितना 1686 है। लिथियम क्लोराइड का देखें 887 है और बॉइलिंग पॉइंट देखें 1600 है। कैल्शियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट 1045 है और बॉइलिंग पॉइंट कितना है 1900 है। कैल्शियम ऑक्साइड का मेल्टिंग पॉइंट 2850 है और बॉइलिंग पॉइंट 3120 है। मैग्नीशियम क्लोराइड का अगर देखें तो मेल्टिंग पॉइंट कितना 581 है और बॉइलिंग पॉइंट कितना 1685 है। आप देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी स्ट्रांग होता है, जिसे तोड़ने के लिए हमको एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ जाती है। अब हम चर्चा करते हैं थर्ड सॉल्बिलिटी की। सॉल्बिलिटी क्या होती है कि द आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर। ये सामान्यतः क्या होते हैं, जनरली क्या देखा गया है कि मोस्टली ये इनसॉल्युबल इन वाटर ही होते हैं। अच्छा, वाटर एंड इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, क्योंकि लाइक डिजॉल्व लाइक मतलब होता है बेटा कि पोलर, चूँकि सोडियम क्लोराइड जैसे जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो पोलर होते हैं,
जो आयनिक कंपाउंड होते हैं ये क्या होते हैं, पोलर होते हैं। अब ये वाटर मॉलिक्यूल्स में डिजॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स भी क्या होता है, पोलर होता है। तो लाइक डिजॉल्व लाइक, लाइक डिजॉल्व लाइक, सेम पोलरिटी अगर होगी तो डिजॉल्व हो जाएंगे। अगर दूसरा देखिए नॉन पोलर, नॉन पोलर, नॉन पोलर सॉल्वेंट में नॉन पोलर मॉलिक्यूल डिजॉल्व हो जाते हैं, और पोलर मॉलिक्यूल जो होते हैं पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाते हैं। तो सॉल्बिलिटी अगर आप देखें तो चूँकि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनके बीच पॉजिटिव और निगेटिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण, इनमें देखें जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनमें अपोजिट चार्ज होता है, इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। वाटर का जो डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक होता है बेटा 80 होता है, और ये क्या करता है कि इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ देता है। जब इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ देगा तो ये एम प्लस हो जाएंगे और ये प्लस एक्स माइनस बना लेंगे। ठीक, इस तरह ये डिसोसिएट हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं ओवरऑल कि दे आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर होते हैं और इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज केरोसिन, पेट्रोल। ये केरोसिन क्या है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। पेट्रोल क्या है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। आपका एल्कोहल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। ईथर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। बेंजीन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होते हैं, ये इनसॉल्युबल होते हैं। और फोर्थ हम चर्चा करते हैं कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। किसकी चर्चा करें, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की। ये सोल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड इन वाटर कांटेन आयंस। होता क्या है बेटा कि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वाटर में आयन को कंटेन करते हैं, व्हिच मूव द अपोजिट इलेक्ट्रोड व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द सोल्यूशन। जब हम आयनिक कंपाउंड के सोल्यूशन में क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, तो आयन क्या होते हैं, अपोजिट चार्ज की तरफ मूव कर जाते हैं। नोट देखें, आयनिक कंपाउंड इन द सॉलिड स्टेट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अगर आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में है तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। उसका कारण क्या है, बिकॉज मूवमेंट ऑफ आयंस इन द सॉलिड इज नॉट पॉसिबल। सॉलिड स्थिति में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज़्यादा होता है कि उनके आयन इजीली मूव नहीं कर सकते हैं। तो ड्यू टू देयर रिजिड स्ट्रक्चर, और चूँकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज़्यादा होता है, उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो रिजिड होता है। ऑन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टेन स्टेट। अब आप देखें कि एक्वस सोल्यूशन में इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी जो होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है एक्वस सोल्यूशन में, पर सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होता है कि आयन इजीली मूव नहीं हो पाते हैं। मोल्टेन कंडीशन में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है। अब क्या होता है, दिस इज पॉसिबल द मोल्टेन स्टेट सिंस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिटली चार्ज आयंस आर ओवरकम ड्यू टू द हीट। मोल्टेन कंडीशन में क्या होता है कि जब आप हीट करते हैं तो इनमें सेपरेशन बढ़ जाता है। सेपरेशन बढ़ने की वजह से बॉन्ड जो होते हैं वो इजीली टूट जाते हैं, और फिर क्या करते हैं, द आयन मूव फ्रीली एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और उस कंडीशन में आयन जो होते हैं इजीली मूव कर जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। दैट्स